बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गिलानी साहब, आज पाकिस्तान के बहुत ही बड़े और नामवर रिपोर्टर शहबाज राना साहब को हमने रिक्वेस्ट की है और हमारे पास मौजूद हैं। शहबाज राना साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। पहला सवाल ये है कि ये जो बजट है जिसमें हैवी किस्म की टैक्सेशन हुई है और FBR जो है वो 3.8 ट्रिलियन जो है वो पिछले साल के मुकाबले में उन्होंने हासिल करना है, आपकी इस बजट के बारे में ओवरऑल राय क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मेहताब साहब और गिलानी साहब। देखिए, बजट के हवाले से जो अब एक रिएक्शन है वो सामने आ चुका है और ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि किसी भी साइड से बजट के बारे में कोई एज सच कोई पॉजिटिव आपको फीडबैक नहीं आ रहा। इवन कि ख़ुद हुक्मरान जो हैं, वज़ीर ख़जाना भी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस भी, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं बता सके कि जिससे लोगों की ज़िंदगियों में कोई आसानी पैदा हो। जो आज उनकी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे 2 दफ़ा पूछा कि कुछ तो बताएंगे आपने कहीं से कुछ जगह पे आपने कोई काम किया। उन्होंने कहा जी नहीं, जो हालात हैं, जो फिजिकल पोजीशन है, इसमें हो तो नहीं सकता। हाँ, हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे बढ़ा दिए हैं, हमने सब्सिडीज़ बढ़ा दी है। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे बढ़ा दिए हैं तो आपने 1 करोड़ ख़ानदानों के पैसे बढ़ाए हैं, आपने 25 करोड़ की आबादी के पैसे नहीं बढ़ाए। बिल्कुल। तो इसलिए ये भी उनका एक लॉजिक बनता नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए अपने पैसे बढ़ा लिए हैं ना। हाँ, अपने पैसे बढ़ा भी लिए हैं और प्रोटेक्ट भी कर लिए हैं। जो एक प्लान था इनका कि 8 से 10 जो वजारतें हैं उनको ख़त्म करना है, जिसकी वजह से कोई 8 से 10 वफाकी वज़रा बेरोज़गार हो जाते, तो हुकूमत को तो वफाकी वज़रा का बेरोज़गार होना जो कबूल नहीं था। उन्होंने कहा जी इनको बचा के रखें तो बेहतर है। आवाम के दूध पे टैक्स लगा दें, जो चीनी गरीब लोग इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उस पर टैक्स लगा दें। आप हर तरह की जो अशिया है, जो वेजिटेबल इंपोर्ट हो रही है, अगर आपके मुल्क में शॉर्टेज है, जो फ्रूट आपके मुल्क में अगर शॉर्टेज है, इंपोर्ट हो रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, तनख्वाहों के ऊपर सबसे बड़े जो सैलरी क्लास के ऊपर टैक्सेशन कर दें। तो मेहताब साहब, इन द नटशल ऐसे लग रहा है कि एक पार्टी बनाई गई, सियासी जमात, उसकी एक नई इकनॉमिक टीम थी, उसने ये बजट दिया है। जो PMLN का जो क्लेम है कि ये एक एक्सपीरियंस्ड जो इकनॉमिक टीम है इनके पास, वो क्लेम एक दफ़ा फिर इनका जो है वो गलत साबित हुआ है और इनएक्सपीरियंस लोगों का बनाया हुआ बजट है जो हकीकत से बहुत दूर है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं गिलानी साहब, अगर मुझे ये इजाज़त मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, वो ये है कि मेरी डार साहब से बात हुई थी, इसाक डार साहब से, जब ये कैबिनेट नहीं बनी थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई और फाइनेंस मिनिस्टर भी आ जाता है और वो इस टाइम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है तो कैबिनेट के पास तो ये बजट आएगा, या कोई भी IMF का प्रोग्राम भी अगर जाना है वो भी आएगा, तो वहाँ पे कोई अगर इरेशनल चीज़ होगी तो हम उसको ब्लॉक कर लेंगे। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये सारे का सारा टीम ही जो है इनके पास, जो उन्होंने लिख के दिया है इन्होंने कर दिया है। हालांकि हम रिपोर्टर्स हैं, लेकिन नज़र आ रहा है यहाँ पे कि वो पॉलिसी मैनूवरिंग की जो स्पेस है या तो वो ख़त्म हो गई है या कैपेसिटी नहीं है हमारी। देखिए, आप भी फाइनेंस मिनिस्ट्री जाते रहे हैं, FBR जाते रहे हैं। ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि जब आप वजारत ख़जाना जाते थे आपको कोई वाइब्स नहीं आ रही थी कि कोई बजट से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज हो रही है। आपको लग रहा था कि यहाँ पे बिज़नेस एज यूजुअल चल रहा है। यह चीज़ फिर रिफ्लेक्ट होती है कि जिस तरह का आपका बजट का डॉक्यूमेंट तैयार होता है, या तो आपकी सियासी मजबूरियाँ थी जो कि अभी भी हैं। पीपल्स पार्टी बहुत सारी चीज़ों पर उनका इतफाक़ नहीं था, फिर इन्होंने अपने इत्तेहादी जमातों को खुश करना था, ख़ुद PMLN के लोगों को खुश करना था, तो इन्होंने एक बड़ा जो एक तरक्याती बजट दे दिया जिसकी कोई वजह नहीं बनती कि आप 1400 अरब रुपए का उठा के एक तरक्याती बजट दे दो। ये इससे बड़ा इस सूरत हाल में, इन हालात के अंदर मजाक नहीं हो सकता। अब चूंकि 1400 अरब रुपया देना है आपने बजट में तरक्याती, उसका कहीं से फिर आपने महसूलात भी इकट्ठे करने हैं, तो फिर आपने बच्चों का दूध, आपने जो हर घर में जो दूध जाता है वो, हर जो अमीर गरीब शख्स जो पेट्रोल इस्तेमाल करता है, हर वो जो तबका जो आपका डीजल इस्तेमाल करता है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपकी ज़राअत है, उसके ऊपर आपने टैक्स लगा दिया। अगर यही कुछ करना था तो फिर GST की एग्जम्पशन, चलो कुछ ठीक हो गई, आपको ख़त्म करनी थी, कुछ आपने ऐसे फजूल में ख़त्म कर दी। कुछ तो आपको एसेंशियल दुनिया में होता है कि एसेंशियल्स को आप बचा के रखते हो। और तो और बच्चों की तालीम की जो किताबें हैं स्टेशनरी के ऊपर टैक्स लगा दिया, स्टेशनरी पे लगा दिया, बुक्स पे लगा दिया, न्यूज़पेपर्स के ऊपर 10% GST लगा दिया। तो या तो ये हुकूमत इस मिशन पे आई है कि अब जितना, ये तो वैसे ही तबका मरा हुआ है, इसकी आवाज़ कोई नहीं है, और बोझ डालो। अपने जो 10 वफाकी वज़रा हैं उनको बेरोज़गार होने से बचाओ, अपने जो 10 फेडरल सेक्रेटरीज़ हैं जो वजारतें अगर बंद होनी थी उनको बेरोज़गार होने से बचाओ, जो अपने आपके जो MNAs हैं उनको आपने और ज़्यादा पैसे खिलाने हैं तो उनको बजट दे दो। तो ये इस बजट के अंदर जो इकनॉमिक रैशनैलिटी है मेहताब साहब, वो भी नहीं है।
जी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा शहबाज साहब ये चीज़ है कि देखें सैलरीड क्लास अब आगे जिस तरीके से इन्फ्लेशन रही है इस मुल्क में, और आगे भी इस तरह प्यारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बार बार निशानदेही करते हैं 2-3 साल बड़े मुश्किल होंगे, तो इस शदीद इन्फ्लेशन में आपने हर सैलरीड पर्सन पे टैक्स लगा दिया। तकरीबन मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि 60,000 से ऊपर जिसकी तनख्वाह है 50-60 हज़ार से ऊपर 6 लाख से ऊपर बन जाती है उसकी सालाना, तो उसकी एक महीने की तनख्वाह उसकी कम से कम जाएगी, टैक्स में जाएगी। ये भी तो एक देखें ज़्यादती है, इसका क्या रैशनल है? देखें ये जो पूरा बजट ही इरेशनल है, इसके अंदर रैशनैलिटी की तो आप बात ही ना करें। ऐसे हालात में जब आपका गरीब तबका जो है, मिडिल इनकम ग्रुप ख़ास तौर पर, अपर मिडिल इनकम ग्रुप जो होता है गिलानी साहब, वो कुछ ना कुछ बोझ बर्दाश्त कर लेता है, वो अपना कुछ ना कुछ खर्चा पूरा कर लेता है, उसको अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी होती है। ये जो मिडिल इनकम ग्रुप है, आपका लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है, और उससे बढ़कर जो वल्नरेबल है, एक ऐसा तबका होता है जो गुर्बत की लकीर से थोड़ा सा ऊपर होता है, उसको एक झटका लगता है वो नीचे आ गिरता है। उसका आपने क्या करना है? किसी ने कुछ सोचा है क्या? 1 लाख रुपए आज की आप अगर बात करें, अगर आम बंदा, आप आम बंदे की बात मैं कर रहा हूँ, किसी अमीर की बात नहीं कर रहा, अगर उसके पास 800 सीसी की भी गाड़ी है, उसमें कितने का पेट्रोल पड़ती है एक टैंक? उसका कम से कम भी 10,000 रुपये का, 8 से 10,000 रुपये वेरी करता है, ठीक है, सिर्फ आने जाने का पेट्रोल, और ये उस पर कम से कम 2 टैंक तो लगेंगे अगर कोई पिंडी से आ रहा है, तो जिसका 20,000 रुपये का पेट्रोल का खर्चा आपने कर दिया, और उसकी तनख्वाह है 60,000 रुपया या 1 लाख भी लगा लें, उसके और अखराजात हैं, बच्चों की फ़ी है, जो बिल्स हैं, 25-30 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि आपको 5% टैक्स दे दे। मसला 5% का नहीं है, मसला कि क्या उसकी सख्त 1% भी देने की है। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया गया। क्यों? क्योंकि हमारे, आपने भी बोला वज़ीर-ए-आज़म, प्यारे वज़ीर-ए-आज़म, अपने ये नहीं बताया किसके प्यारे वज़ीर-ए-आज़म, क्योंकि जो वो प्यारे वज़ीर-ए-आज़म हम सब के प्रिज्यूमेबली उन्होंने अपने जो तरक्याती अखराजात थे वो कम नहीं करने थे, उन्होंने अपनी वजारतें बंद नहीं करनी थी। मुझे ये बताएं, मुझे जो सबसे बड़ा मुझे एतराज़ है, रेवेन्यू साइड पे कुछ अच्छे काम भी है, वो बाद में हम बात कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर्स पे तो एक भी काम नहीं किया यार, एक भी काम जो वादे करके आए थे, ऑस्टेरिटी कमेटी बनाई थी, मुझे बताएं एक्सपेंडिचर साइड पे क्या किया है इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। देखिए, हर चीज़ के अंदर इंक्रीज है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अभी दिवालिया होने से बचा चंद माह पहले, और हुकूमत का हर खर्चा उधार लेके है, सवाए सूद की अदायगी, बिल्कुल, सवाए कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी, हर खर्चा उधार लेकर है। बिल्कुल ऐसे। वो हुकूमत बजट के साइज में 30% इजाफा कर रही है, वो हुकूमत तरक्याती बजट के साइज में 47% इजाफा कर रही है। तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते? ये क्या समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान की आवाम है, जो तबका है जिसमें थोड़ी बहुत सकत रह गई है, क्या इसके साथ करना क्या चाहते हैं? मेरे को बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग अल्फाज का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि हमको पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो बजट है मेहताब साहब, मुझे इसकी समझ वाकई नहीं आ रही है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई कैरियर कि मैंने ऐसा बजट देखा है। लग मुझे रहा है, खदशा मुझे ये है कि बावजूद जितना आपने बोझ अवाम पे ऊपर डाल दिया, और बहुत सारा बोझ नाजायज़ डाला है क्योंकि उम्रा के खर्चे आपने प्रोटेक्ट करने थे, इसके बावजूद IMF के प्रोग्राम के अंदर एक के बाद एक तकालीफ आपको आएंगी। और ये भी बल्कि आप देखें कि एक तो आपने कहा कि 25% बढ़ा दी हमने तनख्वाह, और 20% उधर से आपने उतना ही टैक्स भी बढ़ा दिया। ये भी आप एक गेमिक खेल गए कि जितने आपने दिए उससे ज़्यादा तो आपने मेरे ख्याल में तो नेट इंक्रीज है भाई। सरकारी मुलाजमीन भी जो अपनी अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी नेट जो है वो पैसे ज़्यादा चले जाएंगे, आएंगे काम ज़्यादा टैक्स में चले जाएंगे। जी, देखिए, अगर ज़्यादा टैक्स में ना गए तो आप जीरो पे होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। या ये कि आपका 1,000-2,000 रुपये आपकी बचत हो जाएगी, और जो 1,000-2,000 रुपये आपको बच जाएगा पर मंथ, उतना ही आपने उधर से उसका चीनी का, उसके दूध का, उसके आपने पेट्रोल का, उसके डीजल का, हर चीज़ का आपने खर्चा बढ़ा दिया है, उसके बच्चों के दूध का। अल्फाज में ये आधात का वो गोरख धंधा करके आपने तो उधर से अच्छा भी दिखा दिया और बीच में से निकाल भी लिया। गिलानी साहब, इसमें तो अल्फाज का गोरख धंधा भी नहीं कर सके, यही तो इस दफा गिला है, कोई नैरेटिव नहीं बिल्ड कर तो सके, कुछ भी नहीं कर सके, ये तो ये नहीं बयान कर सके ये करना क्या चाहते हैं। लेकिन वो तो एक काम करना चाहते हैं ना, वो हम सेकंड सेगमेंट में बताएंगे क्या करना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि अब अगर टैक्सेशन साइड को देखें तो कुछ काम अच्छे भी किए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा, खासकर नॉन फाइलर्स के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से, गाड़ियों के टैक्सेशन के हवाले से भी। गाड़ियों पे मैं समझता हूँ ज्यादती भी हुई है थोड़ी सी, लेकिन आप इसके बारे में राय बताएं। देखिए, गाड़ियों के केस में तो बिल्कुल ज्यादती हुई है। आप क्यों इनकम टैक्स लेते हैं? आप जो किसी चीज़ के ऊपर आप डायरेक्ट टैक्स लेना, आप कहते हैं जी कि मैं गाड़ी की कीमत के जो 1% से लेके 12% तक मैं आपसे इनकम टैक्स मिलेंगे। क्यों भाई? आप में इतनी जरूरत नहीं है आप उनसे रिटर्न फाइल करवाएं। तो गाड़ी के ऊपर जो भी टैक्सेशन हुई है ये गलत हुई है। नंबर 2, जो 3 इनके अच्छे काम मुझे लगे हैं, जिसके आपने भी जिसको अप्रिशिएट किया, हम भी करते हैं, ताजरों के ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश की है, जो 2.5% इन्होंने उनकी सप्लाईज पे लगा दिए, इनडायरेक्ट है, चलें
कुछ, क्योंकि ये वो ठीक तबका है जो वज़ीर-ए-आज़म की आंखों का तारा लेकिन है। एक सर कुछ इंडिकेट जो मिनिस्टर आज कर रहे थे कि अभी हम एक स्कीम लाने वाले हैं, वो कोई और स्कीम जो है तो ये ताजर 2 स्कीम के तहत ये वही कह रहे हैं ना कि वो उसके अंदर जो इन्होंने लगाया कि कम से कम आपने 100 कितना है उसका जी 1200 रुपया पर मंथ है या कितना है, उतना तो अपने टैक्स देना है। साल का 6000 या 100 रुपया पर मंथ, 100 रुपया पर मंथ है, 1200 रुपये है। वो जी उनको लाएंगे। उसके अंदर जो इन्होंने किया ये है, इन्होंने लॉ के अंदर पावर्स ले ली हैं। अब वो इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, वो ये है कि अगर किसी ताजु को नोटिस जाके आप रिटर्न फाइल करो तो नहीं करेगा, उसके दुकान पहले 7 दिन के लिए सील करेंगे, फिर गालबन 21 दिन के लिए सील 21 दिन करेंगे, के लिए सील हो सकती फिर लंबे अरसे के लिए उसमें 6 माह की कैद भी है। तो अब वो एफपीआर कर पाता है नहीं कर पाता, वो बात की बात है। इनके जो ताजरान के लीडरान है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास गुलदस्ता लेके पहुंच जाएंगे, वज़ीर ख़जाना के नहीं, पास मीर साहब, आपको पता है ना, गुलदस्ता बड़े लेके करीब पहुंच हैं जाएंगे। तो अब वो देखने वाली बात है, लेकिन स्टेप उस साइड पे लिया है विच इज़ गुड थिंग और जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और रियल स्टेट वाला भी, रियल एस्टेट में भी बेहतरी लाने की कोशिश की है इन्होंने, इससे और बेहतर हो सकता था, लेकिन जो कैपिटल गेंस वाला कर दिया वो इन्होंने बेहतर किया है। लेकिन सर मुझे ये बताएं, कैपिटल गेंस पे मुझे एक एतराज़ है, जो सिक्योरिटीज़ पे किया है इन्होंने, उसको क्यों नहीं उसी तरह से इंक्रीज़ किया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ? देखिए इस हुकूमत का मसला ये है, अगर आप पाँव ऐसे ज़ोर से दबाए ना मारें ज़मीन पे तो डर जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट ने ज़ोर से पाँव मारा ज़मीन पे, उन्होंने रोज़ 2,000 पॉइंट्स स्टॉक मार्केट को गिराना शुरू कर दिया। ये डर गए, उनका जी कुछ नहीं करने, थोड़े तनु छेड़ रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं छेड़ रहे, बाकी एक्सपोर्टर्स में जो किया है वो भी अच्छा काम किया। एक्सपोर्टर्स वाला तो सबसे अच्छा काम एक्सपोर्टर्स वाला हुआ है, जहाँ पे सीधा ये डायरेक्ट उसके जो स्टैंडर्ड रेट्स इनकम टैक्स के बनते हैं कॉर्पोरेट के या जो भी बिल्कुल, वो उसके उस पे मुताबिक चलेंगे, कर रही वो है। बेहतरीन काम हुआ है। अच्छा, मुझे आखिर में ये बताएं कि ये एफबीआर का टारगेट आप समझते हैं ये अचीव हो जाएगा? देखिए जब चेयरमैन एफबीआर खुद कह रहे हैं कि टारगेट अचीव नहीं होगा, मिनी बजट लाना पड़ सकता है, जब वज़ीर ख़जाना जो है वो उनको 3 दफ़ा आज पूछा गया कि मिनी बजट आएगा, एडिशनल मेजर्स लेंगे, उन्होंने तीनों दफ़ा जवाब देने से इनकार किया, गोल कर गए, तो फिर आप और मैं कैसे कह सकते हैं टारगेट अचीव? लेकिन ये आप देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे पे की, उसमें तो उन्होंने कॉन्फिडेंस से कहा कि हम ये अचीव करेंगे टारगेट सारे। नहीं, इकोनॉमिक सर्वे कैटेगोरिकली वो बात ही नहीं कर सके। उनसे जब सवाल पूछे गए, 3 लोगों ने पूछे, जिसमें मैंने भी पूछा कि मिनी बजट एडिशनल मेजर्स लेने पड़ेंगे, वो इधर उधर राइट लेफ्ट करके निकल गए। वो निकले नहीं, वो ज़्यादा फंस गए इस चीज़ के अंदर। राना साहब, जो पहले सेगमेंट में बात हो रही थी और आप कह रहे थे कि ये बजट से क्या अचीव करना चाहते हैं, तो मैंने कहा था आपको सेकंड सेगमेंट में बताऊंगा आपको क्या करना चाहते हैं। ये आईएमएफ का प्रोग्राम लेना चाहते हैं और कुछ भी नहीं करना चाहते। नहीं, तो मेरी ये बात हो सुनिए, जाएगा। अगर आपका जो इश्क है वो आईएमएफ है तो उसको हासिल करने के लिए उतनी कोशिश तो कर लो कि उसके करीब पहुंच जाओ। बिल्कुल ठीक ठीक है। आप कैसे आशिक है, आप महबूबा को राजी नहीं कर पा रहे और महबूबा को राजी करने की कोशिश में आप कत्लेआम भी कर रहे हो, कोशिश की बात, ठीक है, और कुछ नहीं कर पा रहे। तो जो बजट इन्होंने दिया है, जिसके ऊपर ना वज़ीर ख़जाना को इत्मीनान है, ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस को इत्मीनान है, ना चेयरमैन एफबीआर को इत्मीनान है कि जी ये जो टैक्स के जो हदफ है 12,970 अरब का हासिल हो जाएगा, तो आईएमएफ को कैसे इत्मीनान होगा इनके ऊपर? तो अब 2 ही सूरतें हो सकती हैं। अगर तो आईएमएफ इनके साथ अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लेता है तो फिर मुझे पूरा इसके ऊपर चले मैं यकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल तो नहीं करता, हतमी बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा ओपन कोई चीज़ रखनी चाहिए। इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको साल के अंदर एक से ज़्यादा मिनी बजट लाने पड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मुझे एक और शक है कि अगर आईएमएफ ने इनको पकड़ लिया कि तुम्हारा तो 12,970 अरब पूरा ही नहीं हो रहा, ये जो अभी बजट आपने पेश किया है इसको पास करवाने से पहले और इकदामात लो। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उठा रहे हैं। और ये पिछले साल भी हुआ था, याद होगा आपको कि 9,200 था, 215 अरब रुपए की जब पास होने का टाइम था। ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी भी हो सकता है। नहीं, क्या आप ये कह रहे हैं कि वो बजट के दिनों में डिबेट ज्यादा होती है? डिबेट हो ना हो लोगों पर ये जब सेनेट से पास हो जाएगा उसके बाद आखिरी दिनों में चुपके से बारीक काम करते हुए आप अप्रूव करवा लें। बारीक काम कभी भी नहीं होता। फाइनेंस एक्ट जो है वो जितना मर्जी छुपा ले, पास होने के बाद तो बाहर ही आना है ना। ठीक है, तो उसके बाद क्या बात नहीं होगी। अगर कोई शोर नहीं भी करेगा तो क्या इनका ये ज़मीर गवारा करेगा कि जो ये लोगों के साथ पहले कर चुके हैं उसके ऊपर ये मजीद बोझ डालें? जो 2-3 बड़े एरियाज हैं जो मैं अभी बता देता हूँ, जो पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं, आज भी आ सकते हैं, अगले साल जाके मई जून में भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। सेल्स टैक्स का रेट 18 से 19%। यस, ठीक है, इनको हो सकता है इनको करना पड़ जाए। उसके बाद जो दरामदात हैं उसके ऊपर जो टैक्सेस की शरह है जी, विद होल्डिंग टैक्सेस की, उसमें इजाफा। बिल्कुल। जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके ऊपर टैक्सों की शरह में इजाफा। ये चीज़ें तैयार पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये होंगी। रात को चेयरमैन एफबीआर कह रहा था कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर था 18 से 19 करने का। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, वो तो 2% की बात भी कर रहे थे, फिर 1% पे शुरू हो गई।
तो ये किसी टाइम भी आ सकता है और बहुत इन्फ्लेशनरी होगा ये वैसे ये। इसलिए देखें इसमें ऑन अ सीरियस नोट, अगर हुकूमत की वाकई उसकी जो मोहब्बत है वो IMF है, तो कम से कम सही तरीके से मोहब्बत करे, उसको हासिल करने की कोशिश करे, ना खुद ख्वार हो ना हमें ख्वार करे। ठीक है। हाँ, लेकिन फिर वो खुद तो कुछ करना नहीं चाहते, तो वो हमें ही ख्वार मतलब आप कह रहे हैं करेंगे कि उनकी मोहब्बत भी आप उनको हासिल करके ना, हमें ही ख्वार करेंगे ना। जो असल में रैशनल ये है, देखिए एक चीज़ तो ये है, वो बार बार कह चुके हैं कि IMF ही है हमारे लिए। IMF के पास आपने जाना है, आपने उनकी कंडीशंस, यहाँ पे आप टारगेट्स नहीं अचीव करेंगे, आपने कुछ और करना है, आपने इधर उधर से कुछ करना है। वो अल्टीमेटली जो मेरा क्वेश्चन है आपसे वो रैशनल यही है कि अल्टीमेटली सब कुछ फिर गरीब तबके से ही होना है यार, और किसी के साथ कुछ नहीं होना। आप फिर कंडीशंस पूरी करेंगे, वो कहेंगे टारगेट्स नहीं अचीव हो रहे, फिर आप कहेंगे यार नहीं भाई। अच्छा, इसमें गिलानी साहब एक और स्ट्रेटजी अब ये आ गई है कि कहते थे आपका तो वो कत्लेआम करना चाह रहे थे, हमने सिर्फ आपके गुर्दे बेचे हैं। ठीक है, वो कह रहे थे कि जी ये तो जो डिमांड थी वो तो 150 अरब रुपए की थी सैलरी क्लास के ऊपर, हमने तो सिर्फ 75 अरब की डाली है, तो गुर्दे कट के बेचे ने, बाकी जिस्म के हिस्से तड़े मौजूद ने। सो द पॉइंट हियर इज कि हर साल हमें ये एक स्ट्रेटजी बन गई। वो तो 10% सैलरी क्लास के ऊपर कह रहे थे, पिछले बजट में हमें कहा हमने सिर्फ 2.5%, इस दफ़ा भी कहा वो तो इतने फीसद कह रहे थे, हमने बड़ा रेजिस्ट किया, मौत दिखा के ये अपना जो काम आपसे करवा रहे हैं। वैसे राजा साहब एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे ये भी स्ट्रेटजी इनकी नजर आती है, ये हैं बड़े टेक्निकल लोग। आपको यकीन है टेक्निकल है, ये बजट से तो नहीं लग रहा? नहीं, मुझे ये यार ये मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ये डिसीव करने में बड़े एक्सपर्ट है। मसलन देखें ना, ये जो रूलिंग एलीट है, अच्छा, मसलन ये जी प्राइम मिनिस्टर बड़ी रेजिस्टेंस दे रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहा। ये बजट देख के आपको रेजिस्टेंस नजर आती है? मुझे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं नजर आती। चंद एक चीज़ों में जो रेजिस्टेंस थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही थी, ठीक है, जिसको हुकूमत ने हमें बताया कि जी वज़ीर आज़म जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं। बेसिकली पीपल्स पार्टी कह रही थी कि खाद के ऊपर 18% टैक्स नहीं लगेगा, अद्वियात के ऊपर 18% टैक्स नहीं लगेगा, और दवा जो बीज है उसके ऊपर 18% टैक्स नहीं लगा, ट्रैक्टर्स के ऊपर 18% गवर्नमेंट ने लगा दिया है। तो ये 3-4 चीज़ों ट्रैक्टर्स के ऊपर 10% है, ट्रैक्टर्स के ऊपर 10% लगा दिया, वो भी 18% वो उस पर एतराज़ कर रहे थे। इन चीज़ों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑब्जेक्शन आ रहा था, वज़ीर आज़म का हमें बताया जा रहा था कि आ रहा था, जो कि एक्चुअली वज़ीर आज़म का नहीं था, पीछे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और अब आपको एक अंदर की खबर बताता हूँ जी सर, ये चेक कर लीजिएगा। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब ब्रीफिंग हुई है उसके अंदर एक झड़प भी हुई है, वो चेक कर लीजिएगा किस किस के दरमियान हुई है। ठीक है, सही है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, इसके कुछ आपको पॉलिटिकल रिप्रिकॉशंस भी नज़र आते हैं? देखिए, हुकूमत इस वक्त सियासी तौर पर बड़ी तेज़ी से गैर मकबूल हो रही है। ऐसी हुकूमत जिसकी लेजिटिमेसी के ऊपर पहले ही फॉर्म 47 के कहा जाता है, हमें नहीं पता, हम तो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन देखेंगे, उसमें तो यही है, लेकिन लोग कहते हैं और अपोजिशन ऑन द रिकॉर्ड कहती है कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। इस तरह का बजट दे के जिसमें ना महबूब मिले, वो कौन सा शेर है शाहजी के वो ना वसाले सनम, तो ये उस तरह की कुछ वो सूरत हाल बनती जा रही है, गैर मकबूलियत होगी। लेकिन लगता ही है कि जब तक हमें अपने अमरात जो मिल रही हैं वो जब तक वो हैं तो हम निज़ाम चलाएंगे। आखिरी पोर्शन में ये बताएं कि IMF के साथ डील के कब तक चांसेस है? वो तो खुद आज वज़ीर ख़जाना साहब ने बता दिया ना कि जी जुलाई में वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये उनके अल्फाज हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें भी तय होना बाकी हैं, बजट अप्रूव की हालत में होता है, वो भी और देखिए आपके जो सबसे बड़ी चीज़ है बिजली की कीमतों में एक और बहुत बड़ा झटका आपको जुलाई में आने वाला है। जी बिल्कुल, वो उसका इंतजार करेंगे। गैस की कीमतों में एडजस्टमेंट होगी, फिर ये बजट का पास होना, ये सारी चीज़ें जब वो देख लेंगे कि वाकई ये ऐसे ही है जैसे इन्होंने बताया है, तो उसके बाद फिर वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करेंगे। अच्छा, मेरी तरफ से आखिरी सवाल, इन्फ्लेशन का जो नंबर है 12% अगले साल का टारगेट ऑन एवरेज, ये आप समझते हैं कि अचीवेबल है? नहीं, बिल्कुल भी अचीवेबल नहीं है। ये तो सबको नज़र आ रहा है कि जिस किस्म का बजट दिया गया है उसमें तो ये बिल्कुल भी अचीवेबल नहीं है। बल्कि डॉक्टर हफीज़ पाशा को अगर मैं कोट करूँ, मेरी उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि जिस किस्म की रुपए की कदर में जो कमी दिखाई IMF ने अपनी रिपोर्ट में, और जो ये टैक्स मेजर्स लेने जा रहे हैं, उनके ख्याल में पाशा साहब के बकौल 19 से 20% महंगाई की शरह होगी। सही है। और ये भी बता दें कि ये मैं क्या रखा, एक तो अवाम आपके ख्याल में चूँकि पल्स होती है, एक रिपोर्टर सोसाइटी की पल्स पे हाथ रखे होता है, कब तक ये बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या उठ खड़े होंगे? अब क्या होगा? जाहिर है पीपल आर गिलानी साहब, हमारी जीन्स में ये चीज़ है इस तरह के उठ के खड़े होना। आज वैसे सहाफ़ियों ने कोशिश की थी, वो तो हम तो उठ के खड़े हो गए थे, उठ के खड़े 5 मिनट के लिए थे, 5 मिनट ज़्यादा हम भी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन हमने अपना 2-3 मिनट खड़े हो गए। हाँ, हमने अपना किरदार जो है वो अदा कर दिया। अच्छा लगता है कहीं पे कि वाकई। लेकिन वैसे सर मुझे एक बात बताएं, ये सहाफ़ियों ने आज कमाल नहीं कर दिया? वैसे अपनी तारीफ भी कभी कभी कर लेनी चाहिए। सर देखिए, जिस चीज़ की तकलीफ उस पर एहतजाज करना चाहिए, बोलना तो जरूर, और जो चीज़ गलत हो रही है, जो ईमान के भी 3 दर्जे हैं, हाथ से रोकने की कोशिश करो।
अगर आप नहीं कर सकते, इतने ताकतवर नहीं हो तो अपनी ज़ुबान से करो इजहार, अगर ज़ुबान से भी इजहार नहीं कर सकते तो दिल में तो बुरा महसूस करो। तो अभी हमें मान के दूसरे दर्जे पे गए, अभी तीसरे दर्जे पे नहीं पहुंचे। लेकिन आज आपने जो शर्ट पहनी हुई थी ये सुर्ख तो नहीं है लेकिन उसके करीब करीब है। नहीं, मैंने एक वज़ीर ख़जाना को पैगाम देने की कोशिश की, अभी तो पिंक है, ये सुर्ख भी हो सकती है। अभी पिंक रेवोल्यूशन आया है, पिंक रेवोल्यूशन आया। अच्छा राना साहब ये बताएं कि अभी जहाँ पे हम खड़े हैं, यानी 2 साल में स्टैगफ्लेशन रही है इस मुल्क के अंदर, लो ग्रोथ हायर इन्फ्लेशन, ये जो अगला 3 साल का IMF का प्रोग्राम है, आप नहीं समझते ये मिडिल क्लास ना एवेपोरेट हो जाए? शाह जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, और ये बात मैं बड़ी संजीदगी से अब सोचना शुरू हो गया हूँ। कभी मैं ये मानता था कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के मसाइल का हल है। अब मुझे पिछले 3-4 माह से लग रहा है कि IMF का प्रोग्राम अब पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं रहा। IMF इज़ नाउ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, IMF इज़ नो मोर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अगर ये सोल्यूशन चाहती तो ये बड़ी देर से हुकूमत का हाथ पकड़ लेती, ये चीज़ करो, ये करो, ये करो, ये क्या करती, इसको मारो, उसको मारो, इसके ऊपर IMF का फोकस है, उसको मारो, इस पे नहीं है फोकस, इसका हाथ पकड़ के रोको, ये खर्चा भी रोकना है। लेकिन ये लगता है कि IMF का जो प्रोग्राम है वो हुक्मरानों के मसाइल का हल ज़रूर है। जी जी, नौकरियां लगी हुई हैं, वजारतें चल रही हैं, वुज़रा बेरोजगार नहीं हो रहे, अपने अखराजात पूरे हो रहे हैं, मुफ्त का पेट्रोल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनकी सारी चीज़ों को कि जनाब ये हम आपके लिए कर रहे हैं, बड़ा बर्दाश्त करो जनाब, हम तो हमारा टैका रहने दो। तो ये इसी मेरा ख्याल है कि साहब कोई आखिरी टेक अवे देखें, हमने अपने तौर पे जो रियलिस्टिक पिक्चर है वो दिखाई है, लेकिन यार पाकिस्तान के नौजवान जो कि 60% हैं इस टाइम, हम उन्हें क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या होप है उनके लिए? देखिए 2-3 बातें हैं, आई डोंट नो कि इतना ब्लंटली कहना चाहिए या नहीं। ये तनख्वाहदार तबके की जो टैक्सेशन है उसके हुकूमत का सीधा पैगाम है कि या तो आप खुद कैश में तनख्वाह देना शुरू कर दो, टैक्स चोरी करो, या मुल्क छोड़ दो जी। इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस इन्होंने छोड़ी नहीं है। मुल्क भी छोड़ के कहाँ जाएं आप बेचारे? जिसके पास ऑप्शन होती है, आज वो वज़ीर ख़जाना से जब सवाल हुआ IT के हवाले से, उन्होंने बड़े फ़ख्र से बताया कि हमने रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में हमने पैसे रखे हैं बजट में। आपको पता है उसके अंदर अलमिया क्या है? जी, उसके अंदर अलमिया ये है कि 20 अरब रुपया जो नौजवानों के लिए रखा गया है, वो 20 अरब रुपया इसलिए रखा गया कि नौजवान जो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, फायरवॉल जो है वो क्रिएट करने के लिए रखा गया। और उसको आप मुल्क का वज़ीर ख़ज़ाना कह रहा है कि नौजवानों की तरक्की के लिए, असल में नौजवानों का गला और उसकी आवाज़ दबाने के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्व करने के लिए ये आपने रखा हुआ है, जिसको आप एक रोजी पिक्चर पेश कर रहे हैं बदकिस्मती से। लेकिन साथ साथ ये भी बता दें जाते जाते कि अब ये टेक अवे अब क्या है कि ये अभी तो कोई अच्छी उम्मीद नहीं नज़र आ रही जो बजट देख के है, और जिस तरह आपने कहा मिनी बजट भी आएंगे, और अभी हो सकता है IMF भी कुछ और चीज़ें अभी कहे कि जनाब ये आप करें अभी, और तो उसके बाद फिर कहाँ पे हम ये हुकूमत कितनी चलती नज़र आती है आपको? जब तक वो पिया मन भाई, वो कौन सा हुआ वो शेर, अगर वो सुनाते तो उसी पे खात्मा कर ले। वैसे बहादुर नहीं, आजकल आपको शेर बड़े याद आ रहे हैं। ये जो हालत कर दी है, शायर कर दिया इन्होंने हमें, इन्होंने शायरों का अच्छा वैसे शायरों फरहाद, आज मुझे एक प्लानिंग से मैं जब निकल रहा था तो एक बंदा मुझे नजर आया, मैंने कहा भाई आपकी शक्ल फरहाद से बड़ी मिलती जुलती है, शक्ल चेंज कर ले। वो शीरी फरहाद कह देना थी, अहमद फरहाद नहीं थी कहना। नहीं, ये तो कोई और पुराने शेर है ना, मैं नए वालों को नहीं ओन करता, उसमें मसला हो जाता है। तो ये है, ये देखिए सर जी, थैंक यू वेरी मच राना साहब, मैंने तो बड़ा इन्जॉय किया आपके साथ डिस्कस करके। मैं अपने देखने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर इकॉनमी की रिपोर्टिंग पे किसी की खबरें आपको देखनी चाहिए तो उनमें शहबाज राना भी है और सबसे ऊपर है। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी शेयरिंग कीजिए, और इसके बारे में ये जो हमने शहबाज से मुलाकात बात की है इसके बारे में कमेंट्स भी कीजिए। और हमारा ये प्रोग्राम आप मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को पावर FM 99 पे सुन भी सकते हैं। और ये भी इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी अवाम है जो एक तकलीफ़ें मुसलसल से गुजर रहे हैं, अल्लाह पाक उसके लिए आसानी पैदा करने की कोई राह जो है वो राह निकाले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।